relationship between knowledge management process. What is very clear. इस स्टेटमेंट में कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है ना? पता है कि आप क्या एग्जामिन करें, नॉलेज मैनेजमेंट का इंपैक्ट चेक कर रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज में. सो नाउ वी विल डिस्कस. सो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं. आफ्टर रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव फिर वर्ड आता है सिग्निफिकेंस का. significance of the study. आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? और एक फंडामेंटल यहाँ मिस्टेक हम करते हैं. तो एक सी और मैं लिखना भूल गया था उन चार में से. दैट इज कोहेरेंस. फिफ्थ सी इज कोहेरेंस. अभी वो याद आ गया. कोहेरेंस. तो पहले स्टेप से लेके आखिर तक इट हैज टू बी एवरीथिंग इज कोहेरेंट. कोहेरेंस होनी चाहिए. एवरीथिंग कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ. तो यहाँ भी आपके रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स कनेक्टेड है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से. क्योंकि इनमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आपकी होनी. और इस सिग्निफिकेंस को अगेन आपने लिंक करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ. बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन अगर मैं पूछूं कि ये जो भी हम एग्जांपल लेके चले इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने क्या बताया था? ठीक है, बट वी हैव एडेड. हमने क्या कंट्रीब्यूट किया? इनोवेशन. हमने इनोवेशन ऐड किया है और हमने इसकी रैशनैलिटी बताई, हमने इसका लिंक बताया, हमने इसकी सिग्निफिकेंस बताई और हमने इसका रिलेशनशिप बताया बिटवीन बोथ वेरिएबल्स. राइट. सो अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन की हेडिंग देनी है. प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. How are you extending the debate on the relationship between knowledge management, innovation, and competitive advantage, and particularly underpinned by the resource-based view? Resource-based view की जो theory है, उसको जब आप अपना variable add करेंगे तो उसको कैसे वो extend करेगा, उसको कैसे वो interesting बनाएगा, उसका कैसे एक नया होराइजन, एक नया कंपोनेंट ओपन होगा जो कि पहले नहीं हुआ, आप कर रहे हैं. So always link your theoretical contribution with the problem statement. यहाँ तो आपने सिर्फ हाईलाइट किया था, रैशनल बताई थी. अब उसको वक्त किया आ गया है कि अब आपको पर्टिकुलरली theoretical contribution की फॉर्म में अब आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करें. बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. नॉर्मली ऐसा ही होता है. तो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन ये तीनों चीजें किससे लिंक हो? आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है. राइटअप में भी और कॉन्सेप्चुअली भी कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है कि रीडर को लगे कि ये हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है. सेकेंडली फिर आपकी प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन आती है. उसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको पता ही होगा सबको कि ये जो आप रिसर्च है ये प्रैक्टिशनर्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए कैसे काम है, वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी रिसर्च को उस पर्टिकुलर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं. सो दैट इज बाकी लिमिटेशंस और जो स्कोप है वो आप 3-4 पॉइंट्स आप लिखते हैं कि सिर्फ ये वेरिएबल्स हैं और भी वेरिएबल्स हैं, बट हमने इसलिए लिए और हम नॉलेज मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है वो लेट्स सपोज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे हम फोकस करें. सो लिमिटेशन आपको शुगर में महार, आपकी रिसर्च शुगर में महार नहीं है. आप स्कोप ये करता है कि आपको एक उस दायरे में कैद कर देता है कि आप इससे निकल ना सके, जो आपके लिए भी सही है. क्योंकि रिसर्च में लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. ऐसे नहीं कि आप हर चीज को आप इंक्लूड कर ले और आप कह लीजिए अगले 20 साल में मेरी पीएचडी की रिसर्च चले. ऐसा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए. राइट. सो स्कोप एंड लिमिटेशन इज important. That's how you write down and carry on your introduction and introduction. थोड़ा सा 5 मिनट की ब्रेक हम ले सकते हैं. जरूरी हो इसको
मेरे सुपरवाइजर ने भाई ये अपनी लाइफ में बाद में कर लेना, ये एक बहुत लंबा एरिया है, ये कितने साल तक करते रहोगे इसे अपने, तुम अपनी पीएचडी करो, इतने से आपकी पीएचडी हो सकती है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट लाइक इसका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होगा। So you can do that. Coming from a point where she has not like she's only dipped her toes in that ocean. We That's are good. trying to rescue people from Exactly. that spin. Not for the sin in the ocean. अब We are आपको trying to नहीं navigate you and we are trying to आप- rescue you, हाँ, bring you किसी back. आइलैंड तक, किसी मेनलैंड तक पहुंच जाए, आप सिर्फ ओशन में ही घूमते फिरते ना रहे। Listen, अगर आप मेरा पीएचडी करके यू आर एन एक्सपर्ट और अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नो, मैं आज यहाँ क्यों बैठा हूँ? I'm not here to train you. मैं सिर्फ अपना नॉलेज शेयर करूँ, मुझे ये दो चार बातें पता है कि आप सुन लें, मैं यहाँ लर्न करने के लिए बैठा हूँ, मुझे सिर्फ एक एस्पेक्ट आता है रिसर्च, बाकी एरियाज के अंदर एंट्री हो, मैंने जो अपनी किया मुझे उसके बारे में पता है, मुझे बाकी के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ लर्न करने के लिए आया हूँ, ये पूरी चीज मैं थ्रू आउट में लर्न करूंगा आप सबसे, ट्रेनर जो मैं उनसे, एंड दिस विल बी एट दिस वन एंड। मेरी पीएचडी का एक लेसन था, पीएचडी करके भी कहा ही जाता है यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और नो वे यू आर नोवेयर नियर। आप 10 जिंदगियां ले ले, इतना नॉलेज है कि आप हर चीज के एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। So it's good. छोटा सा एक कोट शेयर करता, सॉरी, छोटा सा कोट मेरा आगे पढ़ोगे, वो एक बुक है 11 लेसन्स फ्रॉम नेल्सन मंडेला, उसका थर्ड लेसन बड़ा जबरदस्त, सारी जबरदस्त है। एक the tallest tree faces the harshest wind. Yes. ठीक है, तो जितना उसको डीप करने की कोशिश करेंगे, आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग पीएचडी जर्नी की बात करना, उतना ही ज्यादा नई चीजें खुलती जाएंगी। नॉर्मली वी गेट कंफ्यूज, हमारा मकसद ये है कि आप एक स्ट्रेट पाथ पे रहें, पीएचडी की डिग्री लें, एक लाइसेंस लें, एंड देन आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं जरूर करें, बट उस प्रोसेस को अच्छे से हम सीख लें, उसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं, ताकि हमें वो प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े जिसकी वजह से हम डिले हो जाए, राइट? दैट इज द बेसिक मोटिव, राइट? जी, जो जर्नी आपने फरमाया ना, जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी जर्नी सर्च की है कोई भी, तो हमने ये कंफ्यूजन ये आपने से क्लियर करने के बाद कि क्या एंड इन माइंड हमारे ज़हन में होता है या इसका एंड होता है या नहीं होता, यानी कि जब हम कोई 3 साल या 4 साल या 5 साल में हम कुछ करने वाले हैं, जो जर्नी स्टार्ट में पता लगा हमें कराची जाना है, लाहौर जाना है, हमारे जहन में भी हमने जो भी रास्ता इख्तियार करना है कि हमारे सुपरवाइजर ने हमें किस रास्ते से जाना है, किस नहीं, लॉन्ग वे है शॉर्ट वे है, लेकिन वहाँ हमने असल में चीज हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने जो हमने करना चाह रहे हैं, तो हम जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे जहन में होते हैं पहले वेरी फर्स्ट डे, या हमें जब वहां जाकर पता लगता है कि यार वो हम जब पहले दिन जर्नी स्टार्ट की थी कि वहां जाने के लिए की थी या किसी और काम के लिए की थी, सर यही मतलब है। Yeah, ideally, we have to have objectives, the objective. हमें वो ultimate end हमारे ज़हन में जरूर होना चाहिए, right? उसी ultimate end तक पहुंचने के there might be various ways. हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि आपको वो वे बताया जाए जिसकी रोड सबसे ज्यादा स्मूथ है और जो शॉर्टेस्ट वे, क्योंकि अल्टीमेट एंड वही है, and your ultimate end or objective should be to have your PhD degree in that. मेरा वही इसी पॉइंट पे मैं अटका रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इसके बेनिफिट्स देखे हैं, I don't want to go into the debate. जल्द से जल्द PhD, नोबेलिटी उसमें होगी, आपको एक्सपर्ट जाने नहीं देंगे जब तक आप नोबेलिटी नहीं होगी, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, बट फैलाएं नहीं, स्पेसिफिक रखें ताकि आप जल्दी इस प्रोसेस को सीख लें। पीएचडी बेसिकली एक सीखने का प्रोसेस है, रिसर्च सीखने का, बल्कि सिर्फ रिसर्च नहीं कहना चाहिए, एक पर्सनालिटी चेंज प्रोग्राम है, जिसमें आप सोचना सीखते हैं, जिसमें आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना सीखते हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखते हैं, जिसमें आप लोगों को कन्विंस करना सीखते हैं, जिसमें आप आर्गुमेंटेशन सीखते हैं। ये सारे के सारे पार्ट पीएचडी का हिस्सा हैं। आपको पता है सर की रिसर्च हम सबकी नजरों से गुजरी होगी, स्टूडेंट्स के लेवल्स में देखें तो पीएचडीज में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज सुसाइड्स होती है। वजह क्या है कि उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं they move on, right? So ये सारे के सारे मैंने शुरू में बात की थी कि पीएचडी कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है, कभी आप बहुत डाउन होते हैं,
आपको मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे एक जस्टिफिकेशन मुझे चाहिए थी अपनी मेथोडोलॉजी के हवाले से, और मुझे वो तकरीबन 1 महीना लगा पढ़ते पढ़ते, और जब वो मिला तो एकदम से वो 2 लाइनें चाहिए थी मुझे अपनी उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी मेथोडोलॉजी को। 1 महीना डिले हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं मैडम प्रेशर, मैडम जी बता सकती हैं, मैडम तो रिजल्ट का मास्टर एक्सपर्ट है, मैडम ने साल डेढ़ तो हो गया, तो वो अप्स एंड डाउन्स में ऐसे ही होता है मैडम, ठीक है प्रोसेस आपके साथ भी यही होना है, तो परेशान नहीं होना। एनीवेज कम टू द पॉइंट, हम ये सब्जेक्टिव डिस्कशन में उलझ जाएंगे तो फिर ये रह जाएगा। ये क्वेश्चन रेज हुआ है प्लीज सर, रिसर्च प्रॉब्लम इज मोर इंपॉर्टेंट और रिसर्च गैप? यस दैट अच्छा, is there any difference between research problem and research gap? Again, Is it kind of, you know, research problem और theoretical gap? Yes, issue और problem में फर्क है, issue और problem में फर्क है। Issue is something which is broader, right? Issue is something broader. Problem is very specific, right? Problem is very specific. So, to my limited knowledge, one and the same. अगर कोई और आप इसको हाईलाइट कर सकते, अगर हम इसको इस तरह देख सकें, रिसर्च गैप के अगर हम इसको ऐसे देखते हैं जैसे हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, हमने लिटरेचर से आइडेंटिफाई किया गैप कि इस चीज पे काम नहीं हुआ, प्रॉब्लम के अंदर हम एक्चुअली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे गले में दर्द है, आई एम कफिंग, ठीक है, ये सिम्टम है, ये गैप है, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब डॉक्टर उसको देख के ये बताएगा कि ओ आई हैव अ कोल्ड, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। यू कैन से कि इट्स अ बिट ब्रॉडर, जिसको आप नैरो करके एग्जैक्ट प्रॉब्लम की ये वो इशू है मैंने आइडेंटिफाई कर ली जिस वजह से ये इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई काउंटर के ऊपर, टिकट काउंटर के ऊपर, अब आपको तो लाइन में खड़े लग रहा है ना, ओहो आगे एक ही बंदा बैठा हुआ है या समथिंग लाइक दैट, पता ही लगा कि वहां पर 10 बंदे बैठे हुए, उनका सिस्टम बहुत स्लो है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये रिसर्च इतने कि आपको पता चला लाइन बहुत लंबी है, इससे आपको आइडेंटिफाई होगी चीज की कहां कहीं कोई मसला है, कोई इशू है। जब आप प्रॉब्लम लिखने जाते हैं, हमारा स्टूडेंट अक्सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हुए भूल जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि वजह क्या है, ये जो मैं चीज स्टडी करने जा रहा हूं इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसको मैंने एड्रेस करना है। सिम्पटम तो सामने नजर आ रहे हैं ना, उसके अंदर की अंडरपिनिंग प्रॉब्लम क्या है। If I can put it more. And gap, what has not been done before, right? उसकी मैंने प्रैक्टिकली आपको जब मैंने ये बताया था रिलेशनशिप मैट्रिक्स में और रिकमेंडेशंस में, that's how you can identify your research gap or a problem in the area you are doing the research, right? तो थर्ड जो आपका सेक्शन स्टार्ट होता है प्रोसेस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस फेज से आगे you have crafted your framework, your scope, your limitations. अब आप क्लियर हो गए अपने रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपकी चार्टिकल इंटरप्रेटेशन, नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको वो वे प्रोवाइड करती है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, आपको वे प्रोवाइड करती है। एक और चीज ध्यान में आ गई मेरे, जब भी आप अपना फ्रेमवर्क ड्रॉ करेंगे, रिमेंबर जब आप अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रॉ करेंगे, एक हम और बड़ी मिस्टेक करते हैं यहाँ। मिसाल के तौर पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कंपैरेटिव एडवांटेज, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन। और हम जो अंडरपिनिंग थ्योरी हम ले लेते हैं, अंडरपिनिंग जो थ्योरी ले लेते हैं, वो एक्सप्लेन करनी होती है इंडिविजुअल लेवल थ्योरी या ग्रुप लेवल थ्योरी, हायरार्की। वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अंडरपिनिंग थ्योरी नहीं होती, इट इज नॉट कोहेरेंट विद आवर फ्रेमवर्क। तो जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइजेशनल वाइड है, तो
अंडरपिनिंग थ्योरी भी आप ऐसी लेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की। अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिविजुअल है, यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है, आपका जो प्रॉब्लम जो आप एड्रेस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल से रेलेवेंट है, यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है, तो अंडरपिनिंग थ्योरी आप वही लेंगे जो कि इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन कर रही है, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, फिनोमेना को, इशू को एक्सप्लेन कर रही है। सो प्रॉब्लम is organization wide, theory must be organization wide. Unit of analysis is organization wide या individual wise, so accordingly theory भी organization wide या individual। ठीक, तो ये भी आपने ये ख्याल करना। यहाँ भी हम गलती कर देते हैं, जिसमें रिव्यूअर जो है वो बड़ा पकड़ते हैं। सेकंड चैप्टर में नॉर्मली इसी चीज पे ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा सख्त आप रखते हैं रिव्यूअर्स, इतिहास on presenter या scholar, जी आपकी थ्योरी मैच नहीं कर रही। अब मुझे ऐसा भी इत्तेफाक हुआ, हम सिंगापुर में हम यूनिवर्सिटी से, तो इसी तरह हमारे स्कूल में एक डिफेंस हो रहा था, तो रिव्यूअर ने इसी बात को उनको री डिफेंस लगा दिया कि जी आपकी जो थ्योरी है दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग और वो कंपैटिबल या वो नहीं है, कोहेरेंट नहीं है आपके फ्रेमवर्क के साथ। आप उसको रीइवैल्यूएट करें, उसको दोबारा से लिखें, उस थ्योरी में ही लें, उसकी डिस्कशन लिखें और दोबारा उसको आप प्रेजेंट करें। सो इस इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस में जो थर्ड आपका कंपोनेंट है, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें रिसर्च डिजाइन, आपका population, unit of analysis, sample size and sampling technique, measurement of, और भी है उसको हम फर्दर रिसर्च डिजाइन, पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस, sample size and sampling technique, measurement of variables, data collection और एनालिसिस को हम बाद में देखेंगे। तो पहला जो थर्ड चैप्टर लिखते हुए जो आपने एक्सप्लिसिटली जो चीज डिफाइन करी है, व्हाट इज योर रिसर्च डिजाइन, which is the blueprint of your research। आपकी रिसर्च फिलॉसफी क्या है, आपकी रिसर्च स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आप पॉजिटिविज्म आपकी फिलॉसफी है या आपने कोई और फिलॉसफी जो है आपने यूज की है, आपका जो रिसर्च आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो ये सारी चीजें आपकी जो रिसर्च डिजाइन जो ब्लूप्रिंट है आपका, या आपने कैटेगोरिकली आपने एक्सप्लेन करना है अपने रिसर्च डिजाइन के अंदर। आफ्टरवर्ड्स आपकी पॉपुलेशन क्या है, इसको आप collection of your individuals to whom on which you are going to क्या कहते हैं, जिससे आप डेटा लेंगे, जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो होल पॉपुलेशन क्या है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टैट्स के हमने सबने पढ़े। आपकी पॉपुलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशन को, क्या आपकी जो पॉपुलेशन है वो सारे के सारे वाइस चांसलर्स हैं, या आपकी पॉपुलेशन जो है वो डीन्स हैं, या आपकी पॉपुलेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपकी पॉपुलेशन है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस। आई थिंक ऊपर नीचे हो सकती है यूनिट ऑफ एनालिसिस, इसको स्टडी करेंगे आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। तीन तरह के होते हैं, या आप इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को या आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज योर यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे अगेन
कोहेरेंस की जो मैं बात कर रहा था, आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड, आपकी थ्योरी भी ऑर्गेनाइजेशन वाइड होनी चाहिए। जब आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी अ बिगेस्ट ब्लंडर होगा कि अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस तो इंडिविजुअल है, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो वेरिएबल है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, और आपकी जो थ्योरी है, जो आप अंडरपिनिंग थ्योरी यूज कर रहे हैं, वो इन दोनों से मैच नहीं करती। सो इट विल बी अ कंफ्यूजन, राइट? ध्यान में ये रखना है कि आपका फ्रेमवर्क, आपका जो प्रॉब्लम है, जो आप जिसको अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो जिस लेवल का होगा उसी लेवल की थ्योरी और यूनिट ऑफ एनालिसिस की कैटेगोरिकली आप वही चीज मेंशन करेंगे, दैट क्रिएट अ कोहेरेंस। तो उसके बाद सैंपल साइज आपका कैसे आपने डिटरमिन कर रहे हैं सैंपल साइज, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो सैंपलिंग टेक्निक, आपकी प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए टेक्निक्स कुछ और है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए टेक्निक्स कुछ और है। सो ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है वो जब भी आपकी पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स सब जानते हैं, पॉपुलेशन आपकी नॉन होती है तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन अननोन हो आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और इन दोनों डिफरेंट टेक्निक्स की फर्दर जो डेटा जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट है। लेकिन एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि हर एक लेवल पे यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन। अगर यहाँ पे आपने यूनिट ऑफ एनालिसिस का ऑर्गेनाइजेशन लिया है तो क्यों लिया है, क्या रीजन है, तो उसका तरीकाकार एक अच्छा ये होता है रिव्यूअर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि जी बेस्ड ऑन द प्रायर लिटरेचर या इन लाइन विद द प्रीवियस स्टडीज या सिमिलर टू द प्रीवियस स्टडीज, ताकि जो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो पहले भी इसी कॉन्टेक्स्ट में क्लास स्टडी में उसको अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पर रिव्यूअर्स थोड़ा सा और ट्राई टू फाइंड आउट द जस्टिफिकेशन इन दोस आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स अनदर। अच्छा, मेजरमेंट जब हम स्केल्स जिसको कहते हैं स्केल हम चूज करते हैं, यहाँ भी एक हम मिस्टेक करते हैं, वही मिस्टेक जो एड्रेस मैंने पहले की। बेस्ड ऑन योर यूनिट ऑफ एनालिसिस यू हैव टू डिसाइड मेजरमेंट। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वेरिएबल है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, तो आप उसके लिए वो स्केल नहीं ले सकते जो किसी इंडिविजुअल्स की इंटेंशन को या बिहेवियर को मेजर कर रहा हो, और सिमिलरली आप वो स्केल नहीं ले सकते किसी इंडिविजुअल को मेजर करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड। और निशानी समटाइम वो आप जब स्केल्स आप पढ़ते हैं तो जो इंडिविजुअल्स को एड्रेस करता है जो मेजरमेंट, वो आई से स्टार्ट होता है। I do this, I like to, I wish to, I से start होता है। It indicates it is measuring individual level। और जब ऑर्गेनाइजेशन वाइड होते हैं वो V से start। In our organization we do this, in our organization these are the policies are very important। So इससे इंडिकेशन आपको मिलती है कि आपका जो स्केल आपने यूज किया है that is organization wide now. So again, coherence, your problem statement, your research questions, your objectives, your contribution, your framework, your underpinning theory, unit of analysis and measure। So इसका भी आपने क्या रखना है, मेजरमेंट कौन सी। अच्छा, समटाइम्स जो रिव्यूअर्स होते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि यही मेजरमेंट क्यों है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, यही मेजरमेंट क्यों है, और भी तो मेजरमेंट होंगी जो कि अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल कंपैटिटिव एडवांटेज को मेजर करने के लिए। So you can say कि based on the reliability या composite reliability या convex alpha we have adopted or adapted this
मेजरमेंट, ये एलिमेंट है आप लिख सकते हैं। दूसरा, बाज मेजरमेंट्स इतनी वो अच्छी होती है कि उसको मल्टीपल टाइम रिसर्चर्स उसी को यूज कर रहे होते हैं विद सम मॉडिफिकेशन, adaptability है adaptability, so you can use that particular measurement as well, और वो आपको एक साउंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कन्विंस योर रिव्यूअर कि जो मेजरमेंट हमने लिया है ये मेजरमेंट जो है ये पहले भी यूज हो चुकी हुई है, मल्टीपल रिसर्चर्स ने यूज किया है, और इसकी जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अल्फा है, और जो वैलिडिटी जो टेक्निक्स जो यूज करके वैलिडिटी निकालेंगे, दैट इज आल्सो अप टू द मार्क। So measurement another important. After measurement, data collection, how will you execute that entire process? आप जब रिसर्च डिजाइन लिखते हैं तो आप उसमें बता दें, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेक्शनल होगा हमारा, डिडक्टिव कॉस्ट सेक्शनल हमारा रिसर्च डिजाइन होगा, उस